हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को पढ़ाने वाला हूँ क्लास 12th इकोनॉमिक्स से गाला पेपर 2 का सेक्शन डी। सेक्शन डी काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है बिकॉज ये पूरा 21 मार्क्स का सेक्शन है। तो ये वाला वीडियो एंड तक जरूर देखना जिससे आपका पूरा सेक्शन डी क्लियर हो जाए गाला पेपर 2 का। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोग ने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना तो कर लेना, बिकॉज जब तक आपका 12th फिनिश नहीं हो जाता तब तक मैं आपके लिए वीडियोस बनाता रहूंगा। एक और बात बता दूं, अगर आप लोग अपने 12th की प्रिपरेशन बहुत बढ़िया तरीके से करना चाहते हैं ना तो आप लोग हमारी सुप्रीम बैच में भी ज्वाइन हो सकते हो, जहां पे आपको चारों सब्जेक्ट्स मिल जाएंगे, अकाउंट, स्टेट्स, इकोनॉमिक्स और ओसीएम। और वहां पे बहुत ही बढ़िया तरीके से सारे फैकल्टीज ने वीडियोस प्रोवाइड किए हुए हैं, साथ साथ में आपके हर एक डाउट्स को भी सॉल्व किया जाएगा और उसकी काफी रीजनेबल प्राइस है। और अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन के अंदर ना हमारे ऐप की लिंक देके रखिए, आप लोग हमारी ऐप को डाउनलोड करो और फिर कोर्स में ज्वाइन हो जाओ। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस वीडियो की, जहां पे हम लोग देखेंगे गाला पेपर 2 का सेक्शन डी। जैसा कि मैंने कहा, ये जो पूरा सेक्शन है वो 21 मार्क्स का है और एक क्वेश्चन आता है 3 मार्क का। और यहाँ पे आपको कोई भी 7 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं आउट ऑफ 10 क्वेश्चंस। 10 में से 7 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, आप 3 क्वेश्चंस को छोड़ भी सकते हो। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। स्टेट द इंपॉर्टेंस ऑफ डायग्राम एंड ग्राफ्स इन इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स में क्या इंपॉर्टेंस है डायग्राम्स और ग्राफ्स का, वो हम लोग देख लेते हैं। तो देखो, इकोनॉमिक्स की जो स्टडी है ना वो एज ए डिफिकल्ट और कॉम्प्लिकेटेड मानी जाती है, बट जब हम लोग डायग्राम और ग्राफ का यूज करते हैं ना तो उससे ना हमारी पढ़ाई जो है वो बहुत इजी हो जाती है और लेस कंफ्यूजिंग हो जाती है। ठीक है, देन आगे बात करें तो ट्रेंड्स ऑफ सर्टेन इकोनॉमिक पैरामीटर्स, अलग अलग ईयर्स के जो ट्रेंड्स है वो हम लोग पता लगा सकते हैं किसके बेसिस पे, थ्रू सिंगल ग्राफ और डायग्राम। मतलब एक ही ग्राफ या डायग्राम के अंदर हम लोग अलग अलग ईयर्स के ट्रेंड आसानी से पता लगा सकते हैं। देन है चेंजेस अकरिंग इन वेरियस सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी कैन बी इजीली अंडरस्टूड। जो भी देखो चेंजेस देखने को मिलते हैं अलग अलग सेक्टर्स के अंदर, चाहे फिर वो एग्रीकल्चर सेक्टर हो, सर्विस सेक्टर हो या इंडस्ट्रियल सेक्टर हो, जो भी चेंजेस देखने को मिलते हैं ना वो हम आसानी से समझ सकते हैं बहुत इजी वे में। देन बात करें, जब हम लोग ग्राफ और डायग्राम का यूज करते हैं तो हम लोग आसानी से कंपैरिजन भी कर सकते हैं। ठीक है, किसके बीच में कंपैरिजन होती है, तो अलग अलग इकोनॉमिक पैरामीटर्स के बीच में, जैसे डिफरेंट ग्रुप्स, डिफरेंट क्लासेस या रीजन, सेक्टर या टाइम पीरियड्स के बीच में आसानी से कंपैरिजन भी किया जा सकता है। देन है डायग्राम और ग्राफ के थ्रू जो टाइम और एफर्ट्स है ना प्रेजेंटर का एक्सप्लेन करने में, जैसे अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, अगर मान लो कि मैं बहुत सारी चीजें लिखी हूं और आपको समझा रहा हूं तो आपको बोरिंग लगेगा, बट अगर मैं एक वही चीज को डायग्राम के थ्रू समझाऊंगा ना आपको बहुत मजा आएगा। तो जो एक्सप्लेन करने का टाइम और एफर्ट है प्रेजेंटर का वो बच जाता है, और जो रीडर है वो भी आसानी से समझ जाता है, उसका भी टाइम और एफर्ट्स बच जाता है। ठीक है, तो दोनों के लिए फायदा है डायग्राम और ग्राफ यूज करके। देन आगे बात करें तो बहुत से ऐसे डिफिकल्ट प्रिंसिपल्स है इकोनॉमिक्स के, वो भी हम लोग आसानी से समझ सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डायग्राम और ग्राफ। जैसे आपको एग्जांपल दूं, लॉ ऑफ डिमांड जो आप लोग ने 11th में पढ़ा था, वो एक डिफिकल्ट प्रिंसिपल है, वो हम लोग आसानी से समझ सकते हैं किसके थ्रू, हमारे डायग्राम और ग्राफ के थ्रू। और एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, इंक्रीज डिक्रीज इन डिमांड, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ऐसे काफी सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो डिफिकल्ट है इकोनॉमिक्स के, जो हम बहुत आसानी से समझ सकते हैं डायग्राम और ग्राफ की वजह से। एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब भी आप सेक्शन डी कर रहे हो ना, जो 3 मार्क का क्वेश्चन होता है, तो यहाँ पे आपको 6 पॉइंट लिखने सही रहते हैं और एक पेज आपकी लेंथ होनी चाहिए आंसर की। ठीक है, ये चीज आप लोग याद रखना, और 6 पॉइंट तो लिखने ही लिखने हैं। देन आगे बात करें तो 48, एक्सप्लेन इन ब्रीफ द लिमिटेशन ऑफ पीक्यूएलआई, फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स के हमको लिमिटेशंस बताने हैं। तो देखो, फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स के बारे में आपको पता ही है, जिसको मॉरिस डेविड मॉरिस ने इन्वेंट किया था, प्रेजेंट किया था। और इसमें 3 चीजें आ जाती है, एजुकेशन, लाइफ एक्सपेक्टेंसी और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। ठीक है, तो इसके क्या लिमिटेशन है, तो पहला लिमिटेशन यही है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ 3 ही एक्सपेक्ट है। ठीक है, मतलब जिसके बेस पे पीक्यूएलआई पता लगाया जाता है, जिसमें आ जाता है एजुकेशन, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, बस 3 ही आते हैं, जिसकी वजह से कम है, इसमें और भी आने चाहिए। ठीक है, जिसके बेसिस पे हमको एग्जैक्ट डेवलपमेंट पता चले कंट्री का। देन आगे बात करें, ऑन द बेसिस ऑफ दिस 3 एस्पेक्ट, अब देखो ये 3 एस्पेक्ट आते हैं पीक्यूएलआई के अंदर, तो यहां पे हमको ये नहीं पता चल पाएगा कि एक्चुअली में कंट्री डेवलप्ड हुई या नहीं हुई। ठीक है, क्योंकि करेक्ट पिक्चर हम लोग ये 3 फैक्टर के बेसिस पे ऐसा नहीं बता सकते कि कोई भी कंट्री का डेवलपमेंट हुआ है कि नहीं, हमको करेक्ट पिक्चर नहीं पता चलता। ठीक है, क्लियर हो गया दूसरा पॉइंट। तीसरा है टू ऑब्टेन पीक्यूएलआई, पीक्यूएलआई ऑब्टेन करने के लिए हमको ना तीनों का प्लस करना पड़ता है, मतलब ये तीनों का प्लस करेंगे और इन तीनों का
का प्लस करने के बाद जो भी आंसर आएगा ना उसको डिवाइड बाय 3 किया जाता है, और तीनों को इक्वल वेटेज दिया हुआ है 100 100 100, ठीक है। उसमें से तीनों की वैल्यू पता लगाते हैं, फिर डिवाइड बाय 3 करते हैं। तो हम ऐसा कहेंगे कि PQLI एक एवरेज है, क्योंकि तीनों का प्लस करके डिवाइड कर रहे हैं, तो वो क्या मिल गया अपने को, एवरेज मिला। तो एवरेज डज नॉट शो द बैकवर्डनेस ऑफ ईच एस्पेक्ट, और एवरेज से पता तो नहीं चलेगा कि ये अच्छा है या ये अच्छा है या ये अच्छा है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि जो भी बड़े बड़े डिसीजंस है वो हम लोग एवरेज के बेसिस पे नहीं ले सकते, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ एक ही वैल्यू शो करता है, तीनों के बारे में नहीं बताता, सिर्फ एक की ही। जैसे PQLI 0 से 100 के बीच में है तो वही शो करेगा, ओवरऑल शो करता है। दैट्स व्हाई एवरेज के बेसिस पे डिसीजन नहीं लिया जाता। देन है पॉइंट नंबर 4, इन PQLI, देखो PQLI के अंदर यहाँ Q आएगा, ठीक है। PQLI के अंदर जो वेटेज है वो सारे एक्सपेक्ट पे दिया जाता है, विच इज नॉट प्रॉपर, जो कि सही नहीं है। ऑल दिस 3 एस्पेक्ट हैव डिफरेंट इंपॉर्टेंस इन डिफरेंट सिचुएशन। हर कंट्री में अलग अलग फैक्टर्स के अलग अलग इंपॉर्टेंस हो सकते हैं, तो हम ऐसा कहेंगे कि सबको इक्वल इंपॉर्टेंस क्यों देना, हर सिचुएशन के वाइज इंपॉर्टेंस बदल सकता है, ठीक है। देन बात करें तो ग्रोथ ऑफ इनकम इज मोर इंपॉर्टेंट इन PQLI। तो देखो PQLI में ग्रोथ जो है वो काफी इंपॉर्टेंट होती है इनकम की, बट यहाँ पे हमने इग्नोर की है, क्योंकि यहाँ पे ग्रोथ के बारे में बात ही नहीं की। ये तीनों चीज ग्रोथ तो बताते नहीं है कि इनकम बढ़ी है कि नहीं, ये सिर्फ कंट्री का जो सोशल वेलबींग है ना वही बताते हैं। क्लियर। देन आगे बात करें तब PQLI ऑफ रिच कंट्री। अब मान लो कि कोई ऐसी कंट्री है जिन्होंने अपना PQLI बढ़ा दिया, एकदम मैक्सिमम हो गया है, सोचो सब कोई बीमार ही नहीं पड़ रहा, हेल्थ सबकी अच्छी है, ठीक है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी 0 मान लो हो गया है, या हम ऐसा कहेंगे लाइफ एक्सपेक्टेंसी अच्छी है, सब लोग पढ़े लिखे हैं कंट्री में, फिर क्या होगा PQLI में, तो PQLI स्लो हो जाएगा। तो जो लोग, हम ऐसा कह सकते हैं कि एक लिमिट के बाद वो नहीं बढ़ सकता, क्योंकि एवरेज लाइफ जो है लोगों की एक लिमिट तक ही होती है, 100 साल से ज्यादा तो हो नहीं सकता लाइफ एक्सपेक्टेंसी। तो जो PQLI है ना रिच कंट्रीज का, वो हम ऐसा कहेंगे कि बहुत स्लो हो जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनके डेवलपमेंट की प्रोसेस स्लो हो गई है, ठीक है। सो दैट्स व्हाई ये कुछ लिमिटेशंस है जो आपको याद रखने हैं, और एग्जाम के अंदर भी इसके टोटल आप लोग 6 लिमिटेशन लिख के आना, जिससे आपको पूरे में से पूरे मार्क्स मिल जाए। देन आगे बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, शो विच इंडिकेटर इज सुपीरियर फ्रॉम द PQLI एंड HDI एंड व्हाई। इन दोनों में से कौन सा सुपीरियर इंडिकेटर है और क्यों है, ठीक है। तो ये आंसर आपको खुद बना के लिखना होता है, बट मैंने यहाँ पे प्रॉपर तरीके से आपको बताया कि क्या लिखना है। तो देखो HDI जो है ना वो एक सुपीरियर इंडिकेटर है PQLI से, और HDI कंप्लीट है, ठीक है। कंप्लीट इसलिए है बिकॉज इसमें सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक फैक्टर नहीं लेते, साथ साथ में सोशल फैक्टर्स या सोशल वेलबींग को भी उतना इंपॉर्टेंस दिया जाता है। यानी कि यहाँ पे एजुकेशन पे भी ध्यान दे रहे हैं, हेल्थ पे भी ध्यान दे रहे हैं, और एक गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो कि इनकम शो करता है, ठीक है। सो दैट्स व्हाई हम ऐसा कहेंगे कि जो इकोनॉमिक फैक्टर और सोशल फैक्टर दोनों इसमें आ जाते हैं। अब कुछ बच्चों को दिमाग में समझ नहीं आ रहा होगा कि सर क्या कह रहे हैं, तो एक सिंपल चीज बताता हूँ। जो HDI है ना उसमें 3 चीजें आ जाती है, कौन सी, एक तो एजुकेशन आ जाता है जिसको नॉलेज कहेंगे, ठीक है। आप लोग बुक में देख लेना, यहाँ वहां पे नॉलेज लिखा होगा, ठीक है। उसके बाद आ जाता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी आ जाती है, ठीक है। और तीसरा क्या आता है, तीसरा आ जाता है गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ठीक है। गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, तीनों चीज आपको पता है। ये जो दोनों है ना, ये दोनों ये बताते हैं कंट्री के सोशल फैक्टर के बारे में, कि सोशली कैसा है, लोगों की हेल्थ कैसी है, क्योंकि लाइफ एक्सपेक्टेंसी किस पे डिपेंड करती है, हेल्थ पे, लोगों की हेल्थ कैसी है। नॉलेज लेवल बताता है सोशली, और गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पता है क्या बताता है, इकोनॉमिक फैक्टर बताता है कि लोगों के पास पैसा है कि नहीं, ठीक है। वो गुड, क्योंकि देखो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो किस पे डिपेंड करती है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग डिपेंड करती है इनकम पे, जितनी अच्छी इनकम होगी उतना अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होगा। तो ये 3 फैक्टर है HDI के अंदर, ठीक है। तो दैट्स वाई ये अच्छा है HDI, क्योंकि PQLI जो था ना वो PQLI शो नहीं करता कि कंट्री में लोगों की ग्रोथ हुई है कि नहीं, उनकी इनकम बढ़ी है कि नहीं, बट HDI शो करता है। सो दैट्स वाई इकोनॉमिक फैक्टर और सोशल फैक्टर, ठीक है, यहाँ पे इकोनॉमिक आएगा, इकोनॉमिक फैक्टर और सोशल फैक्टर दोनों बताए जाते हैं। देन आगे बात करें, HDI इंडिकेट्स द पॉलिसी मेकर दैट इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज अ टूल। और हाँ, HDI ये भी इंडिकेट करता है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो एक टूल है, ठीक है। अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव तो क्या है, ह्यूमन वेलफेयर। हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतना डेवलपमेंट कर रहे हैं, बिल्डिंगे बना रहे हो, सब किसके लिए बना है, गाय भैंस के लिए तो बना नहीं रहे, हम लोग इंसानों के लिए बना रहे। तो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव जो है ना वो क्या होता है,
ह्यूमन वेलफेयर होता है। क्लियर? और दैट्स व्हाई हम ऐसा कहेंगे, ट्रू प्रोग्रेस पता लगानी है कोई भी कंट्री की तो दोनों चीज पता लगाओ कि उसकी इकोनॉमिक प्रोग्रेस हो रही है और सोशल प्रोग्रेस हो रही है, दोनों पता लगाओ। और एचडीआई के अंदर दोनों ही चीज आराम से हम लोग ढूंढ सकते हैं। देन बात करें आगे, डेवलपिंग कंट्रीज गेट एन आइडिया एज टू वेयर देयर स्कोप फॉर डेवलपमेंट। अच्छा, एचडीआई का यूज करके जो डेवलपिंग कंट्रीज है जैसे कि इंडिया, उनको पता चलता है कि उनको अब किस एरिया में वर्क करना है, किस एरिया में डेवलपमेंट करना है, और गवर्नमेंट उस एरिया को इंपॉर्टेंस देती है और उसमें वर्क स्टार्ट कर देती है। और लास्ट 6 पॉइंट है, एचडीआई प्रोग्रेसिव है उसकी अप्रोच में। ठीक है, पीक्यूएलआई जैसा नहीं है, ये बढ़ता रहता है। ठीक है, प्रोग्रेसिव माना जाता है। और एक और चीज बता दूं कि एचडीआई की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होती है। जैसे पीक्यूएलआई 0 से 100 था, वैसे एचडीआई की वैल्यू 0 से 1 के बीच में रहती है। बोलो क्लियर हो गया? तो ये अपने ने 49 फिनिश किया। देन 50 नंबर का क्वेश्चन है, एक्सप्लेन इन शॉर्ट द सोशल सिक्योरिटी फॉर पॉवर्टी इरेडिकेशन। तो पॉवर्टी इरेडिकेशन के लिए सोशल सिक्योरिटी क्या थी वो अपने देख लेते हैं। तो पहला, आप लोग ना ये पॉवर्टी वाले चैप्टर में देख सकते हो, लास्ट पेज पे ये देके रखा है। ठीक है, तो पहला देखे रखा है कि एक स्ट्रेटेजी थी पॉवर्टी को रिड्यूस करने के लिए, उसके लिए अलग अलग तरह की ना सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स को स्टार्ट किया गया था। किसको स्टार्ट किया था? सोशल सिक्योरिटी स्कीम को। जैसे कि कुछ अनऑर्गेनाइज सेक्टर के जो वर्कर्स थे उनके लिए 9 मई 2015 में अटल पेंशन स्कीम को स्टार्ट किया गया था, जहां पे पेंशन दिया जाता था, हर महीने पेंशन दिया जाता था उन लोगों को जिनकी एज 60 साल से ऊपर है। किस स्कीम के अंडर? अटल पेंशन स्कीम के अंदर। क्लियर? देन बात करें तो प्राइम मिनिस्टर सिक्योरिटी स्कीम भी अनाउंस किया था, जिसके अंदर जो लोग थे जिनकी उम्र 18 टू 70 ईयर्स थी, उनको एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर किया जाता था 2 लाख तक का, और जिसका प्रीमियम आता था सिर्फ और सिर्फ 12 रुपए। 12 रुपीस के अंदर 2 लाख तक का प्रीमियम इंश्योरेंस जो है वो दिया जाता था, उतना पैसा दिया जाता था जब एक्सीडेंट होता तब। ठीक है, कौन से स्कीम में? प्राइम मिनिस्टर सिक्योरिटी स्कीम में। फिर है जीवन ज्योति स्कीम। तो ये जो स्कीम थी उसमें 2 लाख तक का लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी दी जा रही थी। कितने रुपए के प्रीमियम में? साल का 330 रुपए। सोचो, साल का 330 रुपए में 2 लाख तक का कवरेज मिल रहा है जीवन ज्योति स्कीम के अंदर। तो ये भी बड़ी अच्छी स्कीम थी सोशल सिक्योरिटी की। फिर फार्मर्स के क्रॉप फेलियर जो हो जाते थे, ठीक है, फार्मर्स के साथ पूरा क्रॉप बर्बाद हो जाता था, तो उनके लिए भी प्राइम मिनिस्टर फसल बीमा योजना को स्टार्ट किया था, जिसको पीएमएफबीवाई कहते हैं। ये क्वेश्चन 1 मार्क में भी आता है, तो याद रखना। ठीक है, फार्मर्स के क्रॉप प्रोटेक्शन के लिए प्रधानमंत्री या प्राइम मिनिस्टर फसल बीमा योजना को स्टार्ट किया गया था। बोलो क्लियर? तो ये कुछ पॉइंट थे। अब देखो, बुक में जितने पॉइंट दिए थे सारे लिख लिए, 5 ही पॉइंट थे, तो आप 5 पॉइंट लिख लेना और एक आधा पॉइंट अपने मन से भी थोड़ा बहुत बना के भी आप लिख सकते हो। ठीक है, तो 6 पॉइंट होने चाहिए। Then है 51, स्पीड एंड एक्सपांशन ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन कैन रिजॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। क्या बेरोजगारी की प्रॉब्लम यानी अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम ग्रीन रिवॉल्यूशन की स्पीड और एक्सपांशन सॉल्व कर सकता है? एक्सप्लेन। तो एक्सप्लेन हमको करना है। ठीक है, आसानी से प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है ग्रीन रिवॉल्यूशन की वजह से, कैसे वो बताएं। तो देखो, जो प्रॉब्लम है अनएम्प्लॉयमेंट की वो रूरल एरियाज में काफी ज्यादा है, तो उसको सॉल्व करने के लिए ना ग्रीन रिवॉल्यूशन को लाया गया। ग्रीन रिवॉल्यूशन को स्पीड अप किया और काफी एफर्ट्स डाले, जिसके बेसिस पे हम लोग ज्यादा से ज्यादा एरियाज के अंदर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को बढ़ा सके। एंड इफ प्रॉपरली प्लान्ड प्रॉपरली देन एग्रीकल्चर हैज मोर स्पेस। आपको पता है, अगर प्रॉपर तरीके से प्लानिंग किया गया ना, तो एग्रीकल्चर में काफी ज्यादा जगह है कि लोगों को रोजगार दिया जाए, काफी ज्यादा पॉसिबिलिटीज है कि लोगों को रोजगार मिले बाकी सारे सेक्टर के कंपेयर में। आपको पता है, पीसी महालनोबिस करके है, उन्होंने एक एस्टिमेशन बताया एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को लेके। उन्होंने क्या बताया, उनके हिसाब से अगर 1 करोड़ रुपए इंडिया के अंदर एग्रीकल्चर सेक्टर में खर्च किए जाए ना, तो आपको पता है 40,000 लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। सोचो, 40,000 लोगों को रोजगार मिलेगा, और जो प्रोडक्शन है ना वो कितना बढ़ेगा? 5.7%। 5.7 मतलब ऑलमोस्ट 6% प्रोडक्शन में ग्रोथ देखने को मिलेगा 1 करोड़ पैसा इन्वेस्ट करने से। और अगर उसी 1 करोड़ रुपए को बड़ी इंडस्ट्री में इन्वेस्ट किया जाए, बिग इंडस्ट्रीज के अंदर इन्वेस्ट किया जाए, तो उस 1 करोड़ से सिर्फ और सिर्फ 500 लोगों को ही नौकरी मिलेगी, रोजगार मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, और जो कंट्री में प्रोडक्शन है वो सिर्फ और सिर्फ 1.4% बढ़ेगा। ठीक है, तो कंपेयर करें एज बिग इंडस्ट्री इंडस्ट्रियल सेक्टर के, तो एग्रीकल्चर सेक्टर अच्छा खासा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज दे रहा है
ग्रोथ भी दे रहा है, ठीक है। एंड फ्रॉम द एस्टिमेशन, इस एस्टिमेशन से हमको ये क्लियर हो गया कि एग्रीकल्चर सेक्टर ज्यादा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रहा है। सो ग्रीन रिवॉल्यूशन जो है वो एग्रीकल्चर में एक रिवॉल्यूशन लेके आया है, और इसका यूज करने से हमारे यहाँ पे जो भी माइनर और मेजर इरिगेशन एक्टिविटीज है वो अच्छे से हो पाएगी। सॉइल कंजर्वेशन, मिक्स फार्मिंग, फॉरेस्ट डेवलपमेंट, प्लानिंग, ये सारी चीजें प्रॉपर हो पाएगी, जिससे अपने जो फार्मर्स है उनको एम्प्लॉयमेंट मिले, एज वेल एज उनके यहाँ जो काम करते हैं उनको भी रोजगार मिले, ठीक है, जिससे अपनी कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। क्लियर हो गया? अच्छा देखो, ये ऐसा टॉपिक था जिसको आप समझ लोगे ना और अंदर खुद बना के भी लिख लोगे तो आपको पूरे में से पूरा मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट बढ़ता है 52 नंबर की तरफ। तो 52 नंबर क्या देके रखा है? फ्रॉम द पॉपुलेशन ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू विच ईयर हैज कंसिडर एज द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड एंड व्हाई। तो देखो 1921 को हम लोग क्यों ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड कहते हैं और इसके पीछे कारण क्या है, तो वो मैं आपको अच्छे से बताने वाला हूं। देखो इंडिया ना आपकी बुक के हिसाब से सेकंड में आता है, सेकंड नंबर पे आता है पॉपुलेशन की साइज में, नेक्स्ट टू द चाइना। चाइना फर्स्ट पे है और इंडिया सेकंड पे है। बट आज की डेट में सिचुएशन अलग है, आपकी बुक थोड़ी पुरानी है तो मैंने बुक के हिसाब से लिखा है, बिकॉज एग्जाम में तो बुक के हिसाब से ही लिखना होता है। आज की डेट में इंडिया फर्स्ट नंबर पे है, ठीक है, पॉपुलेशन में। तो बात करें तो सेकंड नंबर पे आता है नेक्स्ट टू द चाइना। और अपनी कंट्री में पता है आपको, जो 12th सेंचुरी थी, 20th सेंचुरी थी, उसमें जो इंडिया की पॉपुलेशन थी वो कॉन्टिन्यूअसली बढ़ रही थी, एक्सेप्ट एक साल ऐसा था, एक ऐसा ईयर था जहां पे जो था 1921, वो ईयर ऐसा था जिसमें अपनी कंट्री में पॉपुलेशन में फॉल आया था। बाकी आज तक हमारी कंट्री की पॉपुलेशन कम नहीं हुई, बढ़ती ही चली गई है। तो देखो 1921 से पहले अपनी कंट्री का जो ग्रोथ रेट था पॉपुलेशन का वो स्लो जरूर था, बट 1921 के बाद काफी रैपिडली अपनी कंट्री का जो पॉपुलेशन ग्रोथ है ना वो हो गया। और 1951 में अपनी कंट्री में 36.1 करोड़ लोग थे, जो कि 1991 में हो गए 84.63, और 102 करोड़ लोग हो गए 2001 में। मतलब 2001 में ना अपने सेंचुरी क्रॉस कर ली, 100 को क्रॉस कर लिया, ठीक है। और 2011 का डेटा आपको याद रखना है, 121.02 करोड़ हुआ करती थी पॉपुलेशन 2011 में। ओके, अब बात करें तो 1921 ही एक ऐसा ईयर है जिसमें हमारा ग्रोथ रेट कम हो गया था पॉपुलेशन का। तो उसके पीछे का पता है मेन रीजन क्या है, क्यों 1921 में पॉपुलेशन कम हो गई थी? तो उसके पीछे का मेन रीजन है डेथ रेट, कि अपनी कंट्री में ना डेथ रेट काफी बढ़ चुकी थी, दैट्स वाई बहुत लोग मर गए थे। और उसके पीछे के कारण था कि उस टाइम पे ना बहुत अलग अलग तरह के डिजीज आ चुके थे जिसको फेमाइन्स कहते हैं, जैसे कि कॉलेरा आ गया था, प्लेग आ गया था, ट्यूबरक्लोसिस आ गया था, मलेरिया, इन्फ्लुएंजा। इन सब चीजों की वजह से ना जो लोग हैं वो काफी मरने लग गए और उनका जो डेथ रेट था वो बढ़ गया। मतलब सीधी सी बात है, कंट्री में डेथ रेट बढ़ गया। तो 1921 के ही ईयर में डाउनफॉल आ गया था अपने कंट्री में पॉपुलेशन ग्रोथ में, ठीक है। सो दैट्स व्हाई 1921 को ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड कहा जाता है, क्योंकि ग्रोथ रेट जो था उसके बाद से आज तक कभी भी कम नहीं हुआ, गिरा नहीं है। सिर्फ वही एक ईयर था जब ग्रोथ रेट कम हो गया था। बोलो क्लियर हो गया? चलो नेक्स्ट अपने बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, व्हाट इज ग्रीन रिवॉल्यूशन, एक्सप्लेन इट्स कंपोनेंट्स। ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या है और उसके कौन से कंपोनेंट्स है? तो देखो मैं प्रॉपर तरीके से ये वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में, और लिख के ले लो, ये क्वेश्चन ना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग की स्कूल की प्रीलिम्स होगी उसमें भी देखने को मिल सकता है, और बोर्ड की एग्जाम में भी आपको देखने को मिल सकता है। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, ठीक है, ये तो आपको करना ही है। चलो डिटेल में प्रॉपर समझाऊंगा, अच्छे से देखना वीडियो, ठीक है। देखो ऐसा था कि अपनी कंट्री के अंदर ना सरकार ने ऐसा सोचा कि हम लोग ना एग्रीकल्चर में नई टेक्नोलॉजी लाते हैं, ठीक है। तो नई टेक्नोलॉजी ला रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि पूरी कंट्री में एक साथ ला दी। ये जो नई टेक्नोलॉजी लाई थी ना वो हम लोग सबसे पहले लाए थे 7 डिस्ट्रिक्ट में। कितने डिस्ट्रिक्ट में? 7 जिलों में, 7 डिस्ट्रिक्ट के अंदर लाए थे 1960-61 के अंदर। और इस अब सीधी सी बात है, थोड़ा बहुत टेस्टिंग करें, जिसको पायलट प्रोजेक्ट कहा जाता है, ठीक है, कि चेक करने के लिए पायलट प्रोजेक्ट चलाया, और उस पायलट प्रोजेक्ट का नाम दिया गया आईएडीपी। आईएडीपी मतलब होता है इंटेंस एग्रीकल्चरल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, उसका नाम दिया गया। इसका मतलब क्या है? इंटेंसिव एग्रीकल्चर प्रोग्राम फॉर डिस्ट्रिक्ट। मतलब इसका मतलब ये है कि अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के लिए हमने एक एग्रीकल्चर प्रोग्राम चलाया है, जहां पे जितने भी 7 के 7 डिस्ट्रिक्ट थे उसमें एग्रीकल्चर के अंदर अलग अलग तरह की टेक्नोलॉजीज, ग्रीन रिवॉल्यूशन, मतलब हम ऐसा कहेंगे मॉडर्न टेक्नोलॉजीज, हाइब्रिड सीड्स, काफी सारी बढ़िया बढ़िया चीजों का यूज किया, ठीक है। अब हुआ क्या,
वंडरफुल सक्सेस मिली है। 7 के 7 डिस्ट्रिक्ट के अंदर अचानक से हम देखने को मिला कि भाई प्रोडक्शन जो था एग्रीकल्चर सेक्टर का वो बढ़ गया। अच्छा, एग्रीकल्चर सेक्टर का प्रोडक्शन बढ़ गया तो अब सरकार ने सोचा कि क्यों ना इसको हम लोग पूरे देश में इंप्लीमेंट करें। ठीक है, पूरे के पूरे कंट्री में इसको इंप्लीमेंट किया जाए। तो उसके लिए उन्होंने इंप्लीमेंट किया पूरी कंट्री को, और कंट्री के अंदर इसी चीज को इंप्लीमेंट किया जिसका नाम दिया गया उस टाइम पे HYVP। HYVP मतलब होता है हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम। और उसी का ही मतलब इससे क्या हुआ कि पूरे कंट्री में जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन था ना वो बढ़ गया। और ये एक रिवॉल्यूशन है। कौन से सेक्टर में हुआ? एग्रीकल्चर यानी ग्रीन। दैट्स व्हाई इसका नाम क्या दे दिया गया? ग्रीन रिवॉल्यूशन दे दिया गया। अल्टीमेटली ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या है? ग्रीन रिवॉल्यूशन मतलब है कंट्री के अंदर जब मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज किया, हाइब्रिड सीड्स वगैरह सबका यूज किया, जिससे अपनी कंट्री में एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ गया, और उसी को ही अपने क्या कहते हैं? ग्रीन रिवॉल्यूशन कहते हैं। और इसका ग्रीन रिवॉल्यूशन के और दो नाम है। इसको जाना जाता है मॉडर्न एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी प्रोग्राम के नाम से, और उसको जाना जाता है प्रोग्राम ऑफ सीड फर्टिलाइजर एंड वाटर टेक्नोलॉजी के नाम से। बोलो क्लियर हो गया? तो बहुत ईजी वे में शॉर्ट में एक बार आपको बता देता हूं, ब्रीफ कर देता हूं। ठीक है, अपनी कंट्री में एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए सरकार ने 7 डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक प्रोजेक्ट चलाया था, पायलट प्रोजेक्ट चलाया था, और उस पायलट प्रोजेक्ट का नाम था IADP। और वो बहुत सक्सेसफुल रहा। IADP का फुल फॉर्म है इंटेंस एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, वो बहुत सक्सेसफुल रहा। उसके बाद सरकार ने उसी को ही पूरे कंट्री में इंप्लीमेंट किया, तब उसका नाम दिया गया HYVP, हाई यील्ड वैरायटी प्रोग्राम। और उसी HYVP भी सक्सेसफुल हो गया, और कंट्री में अचानक से ग्रोथ देखने को मिली एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन में। तो एक रिवॉल्यूशन हुआ, तो इसको नाम दिया गया ग्रीन रिवॉल्यूशन। और उसके दो नाम मैंने अभी आपको बताए, कौन से? मॉडर्न एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी प्रोग्राम एंड प्रोग्राम ऑफ सीड्स फर्टिलाइजर एंड वाटर टेक्नोलॉजी। बोलो क्लियर हो गया? अब बात करें तो इसके कंपोनेंट्स कौन से ग्रीन रिवॉल्यूशन में क्या क्या आ जाता है। तो भाई इंप्रूव्ड सीड्स आ जाता है, केमिकल फर्टिलाइजर आ जाता है, पेस्टिसाइड्स आ जाता है, इरिगेशन, मैकेनाइजेशन, ये सारी चीजें पार्ट है ग्रीन रिवॉल्यूशन का। ये सारे कंपोनेंट्स है। देखो ये पेस्टिसाइड्स छिड़क रहे हैं चाचा खेत के ऊपर, फिर ये अलग अलग मशीन्स का यूज कर रहे हैं, ट्रैक्टर्स है, फिर थ्रेशर मशीन है, अलग अलग मशीन्स का यूज कर रहे हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में, जिसकी वजह से प्रोडक्शन बढ़ गया। और उसी को ही अपने क्या कहते हैं? ग्रीन रिवॉल्यूशन कहते हैं। बोलो क्लियर? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नंबर 54 पे। बट आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को बता दूं कि अगर आप लोग 12th कॉमर्स में हो और अपनी बोर्ड के लिए बहुत बढ़िया प्रिपरेशन करना चाहते हो ना, तो आप लोग हमारी सुप्रीम बैच में ज्वाइन हो जाओ। मैं सच बता रहा हूं, अगर आप ये बैच में ज्वाइन हो जाते हो ना, तो आपके 5-10% बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, इंक्रीमेंट होगा आपके रिजल्ट के अंदर। और देखो 12th का रिजल्ट एक बार बनता है, और सच बोल रहा हूं ये कोर्स आपके लिए लाइफलाइन भी हो सकता है, और आपके लिए सेवियर भी हो सकता है, प्लस आपको टॉप मार्क्स दिला सकता है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? बिकॉज इसमें हम लोग 4 सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं, अकाउंट, स्टैट्स, इकोनॉमिक्स और OCM। और इसकी फीस बहुत रीजनेबल है, 1999। 3 फैकल्टीज है। मैं आपको इकोनॉमिक्स OCM पढ़ाऊंगा, कल्पेश सर अकाउंट्स पढ़ाते हैं, और हेमल सर स्टैटिस्टिक्स पढ़ाते हैं। और जब तक आपकी एग्जाम खत्म नहीं हो जाएगी तब तक आपको ये चारों सब्जेक्ट के हर एक वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, आपके हर एक डाउट्स को क्लियर करवाया जाएगा। और इसमें काफी सारे बच्चे अभी तक जुड़ गए, तो आप भी ज्वाइन हो जाओ। ज्वाइन कैसे होना है? तो आप लोग डिटेल्स अगर पता लगाना चाहते हो तो हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो, www.ugt.co.in। और अगर आप लोग हमारा कांटेक्ट करना चाहते हो तो हमारा फोन नंबर है 7202012221। एक और बात, अगर आपने हमारी ऐप को डाउनलोड नहीं किया तो प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लो UGT ऐप को, और हमारा कोर्स परचेज कर लो। और अगर आप हमारी ऐप स्टोर से डाउनलोड करना चाहते हो, आपके पास आईफोन है, तो उसमें माई इंस्टीट्यूट के नाम से अवेलेबल है, और उसका ORG कोड है VUGKX। ठीक है, इस पे डालते ही हमारी ऐप स्टार्ट हो जाएगी। तो सच बता रहा हूं, काफी सारे बच्चे ज्वाइन कर चुके हैं, आपका भी रिजल्ट अच्छा खासा बढ़ सकता है। तो जल्द से जल्द हमारी इस बैच में ज्वाइन कर लो। तो चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नंबर 54 पे। 54 क्वेश्चन देके रखा है, स्टेट द प्रेजेंट कंडीशन ऑफ वर्ल्ड ट्रेड। वर्ल्ड ट्रेड की प्रेजेंट कंडीशन बताओ। ठीक है, ये क्वेश्चन भी चांसेस है एग्जाम में 3 मार्क में आने का, तो आप लोग ये अच्छे से कर लेना। तो देखो, वर्ल्ड ट्रेड रिपोर्ट 2013 में प्रेजेंट किया गया था, जिसको शॉर्ट में WTR भी बोलता है। ये 1 मार्क में आता है। ठीक है, ये स्टार्ट हुआ था जिसमें हम लोग को वर्ल्ड ट्रेड पता चला फ्रॉम द वर्क ऑफ हिस्टोरियन। एक हिस्टोरियन थे जिनका नाम था एग्नस मैडिसन। देखो ये भी डेटा थोड़ा याद रखना, मिड 1800 से जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है वो 6 टाइम बढ़ी है। ठीक है, 6 टाइम इसमें ग्रोथ देखने को मिला है। यहाँ पे आप लोग 6 फोल्ड भी लिख सकते हो, फोल्ड भी था पहले के टाइम पे। ठीक है, तो 6 फोल्ड बढ़ी है, 6 टाइम्स बढ़ी है, और जो आउटपुट है वो
गुना बढ़ा है, 60 टाइम्स ग्रो हुआ है। और जो वर्ल्ड ट्रेड है ना वो 140 टाइम्स ग्रो हुआ है। तो ये याद रखना, वर्ल्ड पॉपुलेशन कितने टाइम बढ़े, 6 टाइम, और वर्ल्ड का आउटपुट कितना बड़ा है तो 60 टाइम्स, और वर्ल्ड का ट्रेड कितना बड़ा है, आउटपुट मतलब होता है प्रोडक्शन, प्रोडक्शन 60 गुना बढ़ा और वर्ल्ड ट्रेड जो बढ़ा है वो 140 गुना बढ़ा है। क्लियर। नेक्स्ट आगे बात करें तो ड्यू टू ड्रामेटिक डिक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, मतलब देखो बहुत ड्रास्टिक चेंज देखने को मिला, जो कम्युनिकेशन है और जो ट्रांसपोर्ट का खर्चा है वो गिर गया, कम हो गया, ठीक है, सस्ता हो गया। और उसकी वजह से, और प्लस एक और चीज देखने को मिली कि अपने पॉलिटिकल रिलेशंस अच्छे हुए, बहुत सारी कंट्रीज के साथ अपने रिलेशंस अच्छे हो गए, जिसकी वजह से जो ग्लोबल ट्रेड है ना वो बढ़ा है। और लास्ट 30 इयर्स के अंदर वर्ल्ड ट्रेड और कमर्शियल एक्टिविटीज जो है, कमर्शियल सर्विसेज से रिलेटेड टू ट्रेड, वो बढ़ी है और 7% एवरेज पर ईयर ग्रोथ देखने को मिला है वर्ल्ड ट्रेड के अंदर। फिर आगे बात करें तो 1980 से 2011 के बीच में जो डेवलपिंग कंट्रीज है उनका भी शेयर इंक्रीज हुआ है, 34% से लेके 47% उनका वर्ल्ड ट्रेड बढ़ा है। किस कंट्रीज का, डेवलपिंग कंट्रीज का। देखो डेवलप कंट्रीज तो सालों से पहले से करती आ रही थी, बट डेवलपिंग कंट्री भी अब आगे उनका भी ग्रोथ होने लग गया। देन वर्ल्ड का इंपोर्ट डेवलपिंग कंट्रीज में 29% से 42% हो गया, ये भी ग्रोथ हुआ है। तो डेवलपिंग कंट्रीज में आ जाती है एशियन कंट्रीज, जो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है वर्ल्ड ट्रेड के अंदर, जिससे अपनी कंट्री का जो ग्रोथ है, वर्ल्ड ट्रेड है, वो इंक्रीज हुआ है। बोलो क्लियर हो गया। तो नेक्स्ट आगे बढ़ता है क्वेश्चन नंबर 55 पे। तो 55 नंबर क्या देके रखा है, स्टेट एनी 3 फैक्टर्स अफेक्टिंग द नेचर ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। तो देखो इंटरनेशनल ट्रेड में ऐसे तो कौन से फैक्टर्स है जो अफेक्ट करते हैं, जिससे इंटरनेशनल ट्रेड में बदलाव आ सकता है, चेंजेस आ सकते हैं। तो देखो पहला है मोर चैलेंजिंग इन नेचर, मतलब कि जो अपना इंटरनेशनल ट्रेड है वो काफी ज्यादा चैलेंजिंग है नेचर के अंदर। और इंटरनेशनल ट्रेड जो है वो चैलेंजिंग क्यों है, इसके पीछे का कारण ये है क्योंकि देखो एक ट्रेडर होता है, जो एक्सपोर्टर होता है ना, उसको हर चीज अलग देखने मिलती है। जैसे बात करें तो एनवायरमेंट जो है वो अलग है, लैंग्वेज जो है वो अलग है, कल्चर अलग है, कस्टम्स अलग है, प्रेफरेंसेस, हैबिट्स, टेस्ट, हर एक चीज अलग है, ठीक है, इंटरनेशनल ट्रेड में। और इवन हम लोग कहेंगे कि अलग अलग कंट्रीज की वजह से ये सबसे बड़ा बैरियर जो है, जो फेस करना पड़ता है एक ट्रेडर को। जैसे मैं बात करूं, अगर मेरे को चाइना के साथ ट्रेड करना है ना, तो वो लोग ना इंग्लिश भी नहीं जानते, वो ट्रांसलेटर यूज करना पड़ता है, या तो कोई पर्सन को रखना पड़ता है जो हम दोनों के बीच की बात करवाए, ठीक है। वो लोग के पास अगर कांटेक्ट करना है तो व्हाट्सएप भी नहीं है, उनकी खुद की ऐप है, ठीक है। तो ना वो लोग हमारे जैसे व्हाट्सएप का यूज करते हैं, ना ही उनको इंग्लिश आती है। हमको चाइनीज सीखनी है तो सीख सकते हैं, पर वो लोग इंग्लिश सीखने को तैयार नहीं है। तो ऐसे सब बहुत दिक्कतें फेस करनी पड़ती है। प्लस इंटरनेशनल ट्रेड में हमको नहीं पता कि उसका बिहेवियर कैसा है, वो क्या सोचता है, उसका लेवल ऑफ अवेयरनेस कितना है, उसका बिहेवियर कुछ भी नहीं पता होती। तो एक बहुत बड़ा चैलेंज बन जाता है एक ट्रेडर के लिए। तो ये एक सबसे बड़ा फैक्टर अफेक्टिंग है कि ज्यादा चैलेंजिंग होता है इंटरनेशनल ट्रेड एज कंपेयर टू डोमेस्टिक ट्रेड। देन बात करें रिक्वायरमेंट ऑफ डिप्लोमेटिक एफर्ट्स, पता है आपको सिर्फ और सिर्फ ट्रेडर बहुत मेहनत करेगा ट्रेड बढ़ाने में तो नहीं चलेगा। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो ट्रेडर के एफर्ट्स है ना वो नहीं चलते, उसके अलावा गवर्नमेंट को भी अपना इन्वॉल्वमेंट होना पड़ता है। गवर्नमेंट भी हर कंट्री की ट्राई करती है, डिप्लोमेटिक एफर्ट्स करती है, जिससे इनफॉर्मल मीटिंग्स रखती है अलग अलग नेशंस के लोगों के बीच में, ट्रेडर्स के बीच में, ट्रेड फेयर्स को ऑर्गेनाइज किया जाता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि इंटरनेशनल ट्रेड को प्रमोट करने के लिए गुजरात के अंदर सबसे पहली बार वाइब्रेंट गुजरात समिट लाया था। ये गांधीनगर में होता है, महात्मा मंदिर में। आपको पता होगा, अगर आप गुजरात के हो तो आपको पता ही होगा डेफिनेटली, वाइब्रेंट गुजरात होता है गांधीनगर में, जहां पे आप फोटो देख सकते हो। सबसे पहली बार नरेंद्र मोदी ने इनको स्टार्ट किया था, जो कि बहुत पॉजिटिव चीज थी, जिससे अपनी कंट्री का, पहले तो गुजरात के सीएम थे तो उस टाइम पे गुजरात का ट्रेड बढ़ाया था, बट जब इंडिया के सीएम बने तो इंडिया का वर्ल्ड ट्रेड बढ़ा है, इंडिया का एक्सपोर्ट इंपोर्ट बढ़ा है। किसकी वजह से, ऐसे डिप्लोमेटिक एफर्ट्स जो कि सरकार देती है। जैसे अब होता क्या है पता है, वाइब्रेंट गुजरात समिट जो होती है उसमें अलग अलग देश के जो बिजनेसमैन है उनको इनवाइट किया जाता है, प्लस हमारी कंट्री के भी बिजनेसमैन वहां पे जाते हैं, उनकी कंट्री के बिजनेसमैन को बिठाया जाता है, बातचीत की जाती है और उसके थ्रू ट्रेड को बढ़ाया जाता है। गवर्नमेंट भी हेल्प करती है, अगर कोई फॉरेन कंपनी यहाँ पे अपना प्लांट डालना चाहती है या फैक्ट्री डालना चाहती है तो उनको कैसे डालना है सब स्टेप्स बताती है, कैसे इन्वेस्ट करना है, हर एक चीज को गाइड करती है। तो दैट्स व्हाई हम ऐसा कहेंगे कि जो डिप्लोमेटिक एफर्ट्स है वो जरूरी है इंटरनेशनल ट्रेड में। अगर नहीं करेगी सरकार ये सब तो क्या होगा, इतना ज्यादा व्यापार नहीं बढ़ेगा। तो ट्रेडर तो करता ही है मेहनत जिससे उसका व्यापार बढ़े, प्लस सरकार को भी मेहनत करनी पड़ेगी, डिप्लोमेटिक एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। देन बात करें लास्ट थर्ड है
नॉलेज एंड फोरकास्ट रिगार्डिंग द वैल्यू ऑफ डिफरेंट करेंसीज। तो अलग अलग करेंसीज की फोरकास्ट और नॉलेज भी रखनी पड़ती है ट्रेडर को, ठीक है। जब भी देखो पेमेंट करना होता है इंटरनेशनल ट्रेड में, तो हमको किस करेंसी में करना है, या तो इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल करेंसी में करे जो कि है डॉलर, डॉलर में पे करूं, या तो फिर उस कंट्री की पर्टिकुलर करेंसी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे हमारी कंट्री की करेंसी उसमें से मेरे को उनकी कंट्री की करेंसी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और इसके लिए प्रॉपर इंफॉर्मेशन होनी चाहिए अलग अलग करेंसीज की, ठीक है। तभी जाके मैं प्रॉपर तरीके से ट्रेड कर पाऊंगा। तो ये भी एक फैक्टर अफेक्टिंग है कि नॉलेज और फोरकास्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है अलग अलग कंट्रीज के करेंसीज और उनके बारे में, ठीक है। चलो नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है नंबर 56। स्टेट एनी 3 पॉइंट्स एक्सप्लेनिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। ये मैं लिख के ले लो, ये तो भाई बहुत मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है इस बार की बोर्ड की एग्जाम के अंदर, ठीक है। क्यों ऐसा कह रहा हूं, क्योंकि ये काफी बार रिपीट हुआ है और फेवरेट क्वेश्चन भी है बोर्ड वालों का। देन आगे बात करें तो पहला क्या देके रखा है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। ये जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है ना, उसमें काफी पोटेंशियल है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो सकता है। और आपको पता है इसके पीछे सबसे मेन रीजन क्या है, एम्प्लॉयमेंट कैसे जनरेट हो सकता है, बिकॉज जो छोटी इंडस्ट्रीज होती है ना, वो मशीन्स का यूज नहीं करती प्रोडक्शन करने के लिए, वो यूज करती है लेबर्स का। लेबर्स यानी कि मजदूरों का, एम्प्लॉयज का, वर्कर्स का, जिसके बेसिस पे उनका प्रोडक्शन होता है। और प्रोडक्शन देखो सीधी सी बात है, जितने ज्यादा हम कहेंगे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होगी ना, उतना ज्यादा एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, उतना ज्यादा रोजगार मिलेगा। और 2011-12 के अंदर जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज थी ना, वो थी 12.59 लाख उन्होंने एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट की थी, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन किया था। और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कंटिन्यूअसली अपनी कंट्री में बढ़ रही है, जिससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो रहा है, जो हमारी कंट्री के लिए ब्लेसिंग है। अब देखो इंडिया जैसी कंट्री के अंदर ना लेबर काफी ज्यादा है, पॉपुलेशन काफी ज्यादा है, लेबर ज्यादा है। अब लेबर्स को काम कहाँ मिलेगा, बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्री है, ठीक है, बड़े बिजनेसेस है, उसमें तो मशीन से सब प्रोडक्शन होता है। तो लेबर्स का सबसे ज्यादा यूटिलाइज होता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में, बिकॉज स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां पे प्रोडक्शन लेबर्स का यूज करके किया जाता है। सो दैट्स व्हाई इंडिया के लिए ये ब्लेसिंग्स माने जाते हैं, क्लियर, कि ऐसी इंडस्ट्री बहुत अच्छी है जिससे लोगों को काम मिले। देन है इंक्रीज इन प्रोडक्शन। तो देखो नॉर्मली जो लार्ज स्केल इंडस्ट्री होती है ना, वो मशीन्स का यूज करती है, जबकि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री यूज करती है मतलब मशीन्स का यूज करके प्रोडक्शन करती है। और जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री होती है ना, वो कंट्री के अंदर नेसेसरी गुड्स, मतलब ऐसे गुड्स जिसकी बहुत ज्यादा जरूरत है, नेसेसरी गुड्स का प्रोडक्शन करती है, और जिसके थ्रू प्रोडक्टिविटी अपनी कंट्री में बढ़ी है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की। अब बात करें कितने गुड्स प्रोड्यूस किए जा रहे हैं, तो यहाँ पे ना वर्थ देके रखी है। तो 2001-2 के अंदर 2,82,270 करोड़ रुपीस के गुड्स को प्रोड्यूस किया था, जो बढ़ के हो गया 18,34,332 करोड़। तो हम देख सकते हैं कि काफी ज्यादा ग्रोथ देखने को मिला है कुछ सालों के अंदर, 10 साल के अंदर काफी ज्यादा गुना, काफी टाइम्स ग्रोथ देखने को मिला है। और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में एक शार्प इंक्रीज देखने को मिला है, उनका प्रोडक्शन जो है वो बड़ा है। और थर्ड पॉइंट है इंक्रीज इन प्रोडक्शन यूनिट। देखो पहले एम्प्लॉयमेंट जनरेशन था, फिर था इंक्रीज इन प्रोडक्शन, अब इंक्रीज इन प्रोडक्शन यूनिट। इसके हेड पॉइंट्स तो बहुत इजी है याद करने के लिए, ठीक है। देन बात करें तो जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है ना, वो अलग अलग तरह के बेनिफिट्स देती है, और ड्यू टू दैट गवर्नमेंट एंड पीपल आर कीनली इंटरेस्टेड इन इट। और गवर्नमेंट और लोग इसमें काफी ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। प्लस बेनिफिट यह है कि इसमें ज्यादा पैसा इन्वेस्ट नहीं लगता, कम पैसों में हमारा अच्छा खासा प्रोडक्शन हो सकता है। मतलब इसमें स्मॉल कैपिटल चाहिए, कम पैसा चाहिए, और प्रोडक्शन जो है वो तभी बढ़ सकता है जब प्रोडक्शन यूनिट्स बढ़े। तो इंडिया में आपको यही लेटेस्ट डेटा याद रखना है कि 2011-12 में 447.3 लाख स्मॉल इंडस्ट्रियल यूनिट्स थे, स्मॉल स्केल यूनिट्स थे। और उसकी वजह से अपनी कंट्री में इंडस्ट्रियलाइजेशन हो सकता है, मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है। और इंडस्ट्रियलाइजेशन में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का था। बोलो क्लियर हो गया। तो इस तरह से आज के इस वीडियो में मैंने आपको पूरा सेक्शन डी जो है 10 के 10 क्वेश्चंस अच्छे से एक्सप्लेन कर दिए गाला पेपर 2 के, जिसमें से हमने लास्ट जो क्वेश्चन देखा जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वापिस इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। स्टेट एनी 3 पॉइंट एक्सप्लेनिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, ये क्वेश्चन अच्छे से करके जाना, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये पूरा वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो ऐसे वीडियोस देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच।